हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीआरएस एजुकेशनल ट्रस्ट। आज हम फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट यूनिट का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, पोसोलॉजी। पोसोलॉजी के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट पोसोलॉजी से पहले आपको ये मालूम पढ़ाया था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। प्रिस्क्रिप्शन में हमने मेडिकेशन दिया पेशेंट को, ठीक है, कितना डोज पेशेंट को दी जानी चाहिए जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर जिस बीमारी के लिए दवाई दी जा रही है वो अपना इफेक्ट शो करे और पेशेंट अपनी परेशानी से रिलैक्सेशन मोड में आए। पोसोलॉजी के अंदर हमारा एक कंसेप्ट आता है कि हमने कहा कि पैरासीटामोल 500 mg, आइबुप्रोफेन 400 mg, 600 mg। ये mg वर्ड हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैसे पता चल रहा है कि कितनी क्वांटिटी पेशेंट को मेडिकेशन की देनी है। यहाँ मेडिकेशन का वर्ड, मेडिकेशन जिसके बारे में हम कह रहे हैं उसे बोलते हैं ड्रग और एपीआई। ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एपीआई वो बेसिक केमिकल कंपाउंड है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो डिजीज है या इलनेस है वो ठीक हो रही है, ठीक है। तो पोसोलॉजी के अंदर हमारा सबसे बेसिक कंपोनेंट आता है कि कितनी क्वांटिटी एपीआई की या ड्रग की उस मेडिकामेंट के अंदर हमें डालनी है जिससे कि पेशेंट को डिजीज और इलनेस से आराम मिल सके। पोसोलॉजी जो वर्ड बना है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इसके दो मीनिंग्स के साथ निकल रहे हैं। सबसे पहला पोसोस, पोसोस का मतलब हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विल बी गिवन टू द पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, कि ड्रग की कितनी क्वांटिटी पेशेंट को देनी है। लॉजी, साइंस। आप इसमें पोसोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। पोसोलॉजी इज ए साइंस, इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with how much amount of drug will be given to the patient for the treatment। आप इसमें देख सकते हैं branch of medical science which deals with how medicines are dosed to produce their therapeutic effect, कि कितनी डोज पेशेंट को हमें देनी है जिससे कि वो अपना थेरापेटिक इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट करे और उस इलनेस से वो फ्री हो पाए जिसके कारण उसे मेडिकेशन लेनी पड़ रही है। पोसोलॉजी के साथ साथ, डोज कैलकुलेशन के साथ साथ कुछ चीजें और बताना चाहता हूं जिससे आप लोगों को यह क्लियर हो कि हम डोज को कैसे कंसीडर करते हैं या कैसे मेडिकेशन पेशेंट के ऊपर इफेक्ट करती है और कैसे दवाई बॉडी के अंदर जाने के बाद अपना काम करती है। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, सपोज कीजिए बॉडी में हमारे कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, सपोज कीजिए सिर दर्द हो रहा है। अब सिर में दर्द है, दवाई खाई हमने, सिर का दर्द हमारा रिलैक्स हुआ। अब दवाई तो हमने सीधा सिर में तो कहीं नहीं खाई तो हमने मुंह से, ओरल रूट से हमने दवाई को बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। अब ओरली मेडिकेशन लेने के बाद हमारा सिर में कैसे इफेक्ट पहुंचा उस ड्रग का, कैसे वो दवाई ने इफेक्ट दिखाया सिर के अंदर। तो इस चीज से पहले आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए। फार्मेसी में फार्मास्यूटिक्स भी एक सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी भी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी है और फार्माकोग्नोसी भी है। यहां पे जब हम किसी ड्रग की बात करते हैं कि उसके थेरापेटिक इफेक्ट की बात करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा कौन सी ब्रांच काम करेगी? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर एक दो टर्म्स डिवाइडेड हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्यों हमें मालूम होना चाहिए, क्यों फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए? क्योंकि बॉडी और ड्रग
यही दो चीजें हैं जो हमारी ट्रीटमेंट से रिलेटेड काम कर रही हैं। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसके लिए उसे मेडिकेशन लेनी है। कौन सी मेडिकेशन लेनी है, कितनी मेडिकेशन लेनी है, कितनी क्वांटिटी की मेडिकेशन लेनी है, मेडिकेशन क्या असर दिखाएगी, कैसे अपना असर दिखाएगी, क्या क्या असर वो शरीर के अंदर दिखा सकती है, इस चीज को पढ़ने के लिए हमें इन दो टॉपिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। पहला है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में आप एक छोटा सा पॉइंट आप उसको कंसीडर करें। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। जब आपने कोई भी मेडिकेशन, कोई भी ड्रग आपने बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया तो आपकी बॉडी ने उस ड्रग के साथ क्या क्या किया, कैसे कैसे बॉडी ने रिएक्शन प्रोड्यूस किया, ये आप पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर 4 वर्ड्स और आपको ध्यान रखने हैं, ADME, ठीक है। एक एब्जॉर्प्शन, डी डिस्ट्रीब्यूशन, एम मेटाबॉलिज्म, ई एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक्स में यही 4 चीजें आपकी मेजर रोल प्ले कर रही हैं। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रीशन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है और एक्सक्रीशन क्या है। सपोज कीजिए आपने ओरल रूट के द्वारा कोई भी मेडिकेशन आपने बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट की, ठीक है। जब सबसे पहले मेडिकेशन कहां जाएगी, आपका ईसोफेगस से होते हुए सबसे पहला जो सेंटर है मेडिकेशन का वो जाएगा स्टमक में। स्टमक में क्या है, एसिड है। एसिड के साथ साथ एंजाइम्स भी हैं। एंजाइम्स के साथ साथ जो फूड मटेरियल आपने खाया हुआ है या आप खाने के बाद के ऑप्शन में आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो फूड मटेरियल भी उसके अंदर अवेलेबल है। ये सारी चीजें मिलके जो दवाई आपने ली है उसको क्या करेंगी, ब्रेक डाउन करेंगी, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा, जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्टमक के साथ जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स अटैच्ड हैं उन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स से ड्रग्स पार्टिकल जो हैं वो पास होंगे और पास होने के बाद कहां जाएंगे, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या मिलता है, ब्लड। ब्लड में क्या क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लाज्मा प्रेजेंट है। तो ये ड्रग पार्टिकल्स क्या करते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद ये ड्रग ब्लड के साथ मिलके पूरी बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम में मूव करते हैं। अब सपोज कीजिए कहीं पे हमें कोई दिक्कत हो रही है, कहीं पे हमें कोई प्रॉब्लम है, हमने कहा कि हमारे हाथ पे ही चोट लगी है। हाथ पे चोट लगने से क्या होगा, अब मेडिकेशन कहां चाहिए हमें, हाथ पे। उससे क्या होगा, जब ड्रग पार्टिकल आपका ब्लड के साथ पूरी बॉडी में मूव कर रहा है तो जहां चोट लगी है वहां पे जो रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं वो रिसेप्टर्स कहेंगे ड्रग हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम आके हमारे साथ बाइंड हो, जिससे कि तुम अपना असर उस पर्टिकुलर एरिया पे रिप्रेजेंट कर सको। तो ड्रग पार्टिकल्स क्या करेंगे, ब्लड को छोड़ेंगे और उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगे। बाइंड होने के बाद वो अपना असर उस पर्टिकुलर एरिया पे रिप्रेजेंट करेंगे या वो जिस प्रॉब्लम के लिए ड्रग ली गई है उसको वो रिजॉल्व करेंगे और वहीं पे जाके वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जब ड्रग ने अपना काम कर दिया, ठीक है, ड्रग ने अपना काम कर दिया, उसके बाद रिसेप्टर क्या कहेगा कि ठीक है तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम वापस जाओ किसके पास, ब्लड के पास। फिर ब्लड
क्या करेगा, उसको लेके जाएगा मेटाबॉलिक ऑर्गन्स के पास। हमारी बॉडी के अंदर दो ही ऑर्गन्स है जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला हिपेटिक मतलब किडनी, दूसरा लीवर। यही दो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग पार्टिकल्स को मेटाबोलाइज करते हैं। मेटाबोलाइज मतलब ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद जो मेटाबोलाइट्स हैं वो दो ही चीजों में ब्रेक डाउन होते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट्स और नॉन एक्टिव मेटाबोलाइट्स। जब ड्रग पार्टिकल्स मेटाबोलाइज हो गए तो बॉडी में उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि जो उनको काम करना था वो काम वो कर चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर हमारी बॉडी से वो ड्रग पार्टिकल्स एक्सक्रीट होंगे। एक्सक्रीट मतलब बॉडी से निकल जाएंगे। कौन कौन से वेज है जिससे बॉडी से हमारे ड्रग पार्टिकल्स निकलते हैं? सबसे पहला यूरिन, उसके बाद फिसेस, उसके बाद जो आपके पसीना आता है, जो हमारी बॉडी के पोर्स हैं, उससे जो पोर से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, चाहे पसीना हो चाहे आपका स्लाइवा हो, उसकी कंसिडरेशन में वो भी एक फॉर्म है जिससे कि ड्रग पार्टिकल्स आपके बॉडी से एक्सक्रीट होने की कंसिडरेशन में आते हैं। लेकिन पसीने से वो क्वांटिटी बहुत 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 कम होती है जो कि बॉडी से एक्सक्रीशन में आ रही है। उसके बाद आता है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। अब ड्रग बॉडी के साथ क्या क्या कर रही है? सबसे पहले अपना थेरापेटिक इफेक्ट दिखा रही है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखा रही है, साइड इफेक्ट दिखा रही है, एडवर्स इफेक्ट दिखा रही है। ये जितने भी इफेक्ट हैं जो बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, किसकी वजह से? ड्रग की वजह से। उस ब्रांच को बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं जिसमें हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि हमारी ड्रग की डोज को कैलकुलेट करने में हमें सपोर्ट करते हैं। हमने कहा ना पोसोज, हाउ मच, कितनी क्वांटिटी ड्रग की हमें लेनी है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि हां हमें इतनी ही क्वांटिटी या इतनी ही डोज पेशेंट को देनी है। ये टोटल 16 फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसीजन लेने में हमें सपोर्ट करते हैं कि कितनी क्वांटिटी पेशेंट को देनी है ड्रग की, कितनी डोज पेशेंट को देनी है, जिससे कि उसका थेरापेटिक इफेक्ट बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट हो सके और जिस प्रॉब्लम के लिए हम उसको ले रहे हैं वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। तो ये टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 16 फैक्टर्स हैं। ठीक है, मैं वन बाय वन उनके बारे में अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी बेसिकली आपको 16 फैक्टर्स के बारे में अपडेट करता हूं। सबसे पहला फैक्टर है एज। सबसे पहला फैक्टर है एज, दूसरा फैक्टर है सेक्स, तीसरा फैक्टर है बॉडी वेट, चौथा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें मेडिकेशन को कब और कैसे देना है, किस किस टाइम वो बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है, कैसे कैसे और किस किस टाइम पेशेंट को वो दवाई हमें देनी है। फिर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं? डे है, नाइट है, बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फिर आएगा इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स के बाद आएगा अगर आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही कोई बीमारी है, पहले से ही कोई डिजीज है, तो हमें इस चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कि हमें कौन सी ड्रग देनी है या कितनी डोज देनी है, कहीं कोई उसके साथ इनकम्पैटिबिलिटी रिप्रेजेंट ना करे, कोई और प्रॉब्लम उसके साथ ना दिखाए। तो अगर बॉडी के अंदर कोई डिजीज है तो वो हमें ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है कि कितनी डोज और कौन सी ड्रग हमें देनी है, कि कहीं पहले से किस बीमारी के लिए कौन सी ड्रग ले रहा है पेशेंट, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट फैक्टर है एक्यूमुलेशन, उसके बाद है एडिटिव इफेक्ट, देन सिनर्जिज्म, एंटागनिज्म, नेक्स्ट है इडियोसिंक्रेसी, उसके बाद है टॉलरेंस, टैकिफाइलेक्सिस,
मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। ये टोटल 16 फैक्टर्स हैं जो कि हमें डोज को इफेक्ट करते हैं कैलकुलेशन के लिए। अब हम वन बाय वन इन 16 फैक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा हर फैक्टर के बारे में। पहला फैक्टर है एज। एज में हमने किस किस कैटेगरी में हमने एज को डिफाइन कर रखा है। सबसे पहला नियोनेट्स। नियोनेट्स कौन होते हैं? जो बर्थ से लेके 30 डेज तक का जो टाइम पीरियड है किसी भी बच्चे का जो पैदा हुआ है उसको बोलते हैं नियोनेट, फ्रॉम बर्थ टू 30 डेज। देन इन्फेंट्स किसको बोलते हैं? अप टू 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, जिस दिन से वो पैदा हुआ है और 1 साल तक का अगर बच्चा है तो उसको बोलेंगे इन्फेंट्स। फिर आएगा चाइल्ड। चाइल्ड मतलब कि कितने से कितने साल तक? 1 से 4 साल तक। फिर दूसरा चाइल्ड ग्रुप का एज आएगा 5 से 12 साल तक। ठीक है, देन एडल्ट्स 12 साल के बाद 40 साल 45 साल तक की एज के कंसिडरेशन में हम बोलते हैं एडल्ट्स। उसके बाद आता है जेरिएट्रिक्स, मतलब एल्डरली पीपल। उनकी एज तो जो जितने ज्यादा एल्डर होंगे वो एज के अकॉर्डिंग फिर उसी हिसाब से डोज का कैलकुलेशन होगा। अब आप इसमें देखिए चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है। जब बच्चे छोटे हैं उस टाइम पीरियड पे जो उनके लीवर के अंदर एंजाइम्स अवेलेबल हैं, जो उनका रीनल का एक्सक्रीशन है, मतलब किडनी के द्वारा जो बॉडी में से ड्रग एक्सक्रीट आउट होंगी, वो प्रोसेस उनका धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इसका मतलब वो डेवलपिंग स्टेज में होगा। तो उस मोमेंट पे जो लीवर सिस्टम है या किडनी है उनका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो बहुत स्लो होगा। तो जितनी भी डोज उसके अंदर पेशेंट का चिल्ड्रंस को दी जाएगी वो एडल्ट से बहुत कम होगी। उसके बाद आता है, जब हम इसी केस में हम बात करें सीनियर्स की, सीनियर सिटीजन्स की या एल्डरली पेशेंट्स की, वहां पे भी लीवर फंक्शन और किडनी फंक्शन उतना अच्छे ढंग से वर्कआउट नहीं करता जितना एडल्ट्स में करता है, जिसके कारण उनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो इसका मतलब बॉडी में से ड्रग का एक्सक्रीशन जो है वो प्रोसेस भी स्लो होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा और एक्सक्रीशन भी स्लो होगा। तो इस चीज का ध्यान हमें रखना है कि सीनियर एल्डरली पेशेंट्स के अंदर और चिल्ड्रंस के केस में, दोनों के केस में जो डोज रखी जाएगी किसी भी ड्रग की वो एज कंपेयर टू एडल्ट्स कम रखी जाने वाली है। उसके बाद आता है लीवर। अगर लीवर का मेटाबॉलिज्म रेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब लीवर जिस स्पीड से ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहा है, ठीक है, उसके कारण जो आपका ड्रग एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ड्रग एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था स्टमक से भी होगा, स्टमक के साथ साथ ड्रग एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से भी होता है। ठीक है, और जब हमारा लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है जिसके कारण मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो एक्सक्रीशन नहीं प्रॉपर हो रहा। जब एक्सक्रीशन नहीं हो रहा तो क्या होगा? ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होगा। किसके केस में? एल्डरली पेशेंट्स के केस में। अब एज रिलेटेड चेंजेस भी आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो भी हमारी एज के साथ ग्रो करते हैं। जब वो ग्रो करेंगे तो इट मीन्स उनकी कैपेसिटी किसी भी चीज को परफॉर्म करने की वो भी एज के साथ स्लो डाउन आएगी। जब एज बढ़ रही है उनकी बॉडी की मूवमेंट्स डिक्रीज होंगी। जब बॉडी की मूवमेंट डिक्रीज होंगी, जो टारगेट टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो भी ओल्डर फॉर्म में जाएंगे। जैसे जैसे एज बढ़ेगी उनकी बॉडी के ऑर्गन्स भी तो ओल्ड फॉर्म में जाएंगे, उनकी फंक्शनिंग रिड्यूस होती जाएगी। जब उनकी फंक्शनिंग रिड्यूस होगी उनका एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद उनका मेटाबॉलिज्म कम होगा तो एक्सक्रीशन कम होगा। जब बॉडी के अंदर ड्रग हमारी स्टे कर गई,
जब एक्सक्रीशन नहीं हुआ, मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, तो एक्सक्रीशन नहीं हुआ। एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो बॉडी ने क्या किया, ड्रग हमारी उसके अंदर ऐड होती चली गई। ऐड का मतलब एक्यूमुलेट होती चली गई, इकट्ठी होती चली गई। जब ड्रग हमारी रिसेप्टर पे जाके काम नहीं कर रही, बॉडी के अंदर इकट्ठी होती जा रही है, तो क्या होगा, वो अपना साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट इमीडिएटली दिखाना शुरू करेगी। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज एल्डरली पेशेंट्स के अंदर ज्यादा होती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि उनकी डोज उसी हिसाब से देनी है जैसे जैसे उनकी एज की कैलकुलेशन में आएगा। ठीक है, जेरेट्रिक पेशेंट्स के अंदर जो डोज है वो कम होगी। ठीक है, एडल्ट से ही। क्या रीजन बताया था आपको, क्योंकि उनका किडनी और लीवर फंक्शनिंग स्लो प्रोसेस में जाएगी, जिसके कारण फार्माकोकाइनेटिक्स जो है उनका वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज डाउन मोड में आएगा। नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं, सेक्स। अब ये आप लोगों को बहुत इजीली मालूम है और सबको पता है कि आदमी की बॉडी और विमेन की बॉडी, आदमी की और औरत का जो शरीर है वो दोनों अलग ढंग से बना हुआ है, उनकी फिजियोलॉजी अलग है, वो एक तरीके से काम करने के फॉर्म में नहीं आ सकते, उनकी बॉडी फंक्शनिंग अलग है, बॉडी पार्ट्स अलग हैं, उनके प्रोसेसेस अलग हैं, फिजियोलॉजी अलग है। तो दोनों को सेम कंडीशन पे हम मेडिकेशन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि विमेंस के केस में आपको ये सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो नहीं चल रही है, कहीं विमेन जो है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, कहीं वो मदर फीडिंग सिनेरियो पे तो नहीं है, कहीं लैक्टेटिंग मदर तो नहीं है। क्योंकि ये जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उस केस में ड्रग जो है वो खाली मदर के साथ साथ बेबी को भी इफेक्ट करेगी, फीटस में भी अपना इफेक्ट दिखाएगी। क्यों, क्योंकि वही ड्रग बॉडी के अंदर जब जा रही है, मेटाबोलाइज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो वही जब बेबी को फीड करेगी मदर, जब लैक्टेशन प्रोसेस चल रहा होगा, मदर फीडिंग प्रोसेस चल रहा होगा, उस टाइम पे वो ड्रग्स भी बेबी तक पहुंचने के कंडीशंस में आएगा। जब विमेन प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट होने के टाइम पीरियड पे भी फीटस पे वो ड्रग जाके अपना इफेक्ट दिखाएंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स बताने जा रहा हूं इसमें, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जो स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स हैं, ठीक है, जैसे कि एलोज, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पीरियड पे अवॉइड करने की जरूरत है। ठीक है, क्यों जरूरत है, क्योंकि जब यूट्राइन मसल्स को वो स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो बॉडी को इफेक्ट नहीं करने की प्रोविजन पे आते हैं और एडवर्स इफेक्ट अपने वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, ठीक है, तो परगेटिव्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, अर्गोट अल्कोलाइड्स और ये सारे के सारे जो ड्रग्स हैं ये प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब ये ड्रग्स बॉडी में नहीं देनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब अल्कोहल है, बार्बिचुरेट्स हैं या नार्कोटिक ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्टली फीटस के ऊपर इफेक्ट दिखा सकते हैं। फीटस क्या है, फीटस है जो बच्चा या जो बेबी मदर की वॉर्म में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं फीटस। ये अल्कोहल है, बार्बिचुरेट्स है या नार्कोटिक ड्रग्स हैं, ये उस फीटस के ऊपर डायरेक्टली अपना इफेक्ट रिप्रेजेंट करेंगी। फिर उसके बाद आता है लैक्टेशन का टाइम पीरियड। लैक्टेशन मतलब मैंने भी बताया था, जब मदर फीड चल रहा है बेबी का, उस टाइम पीरियड पे मॉर्फिन और टेट्रासाइक्लिन्स ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये मदर के फीड के साथ बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा किसकी, बेबी की। ठीक है, तो जब हमें मेडिकेशन को डिसाइड आउट करना है, ड्रग की डोज को डिसाइड आउट करना है, तो सेक्स भी एक मेजर पैरामीटर है जो आपको यह डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि कितनी डोज हमें देनी है और कौन सी ड्रग हमें पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट फैक्टर है बॉडी वेट। बॉडी वेट क्यों जरूरी है, क्योंकि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही ड्रग को, डोज को डिसाइड करने में
सपोर्ट मिलता है। जैसे पर केजी के अकॉर्डिंग जो डोज होगी वो मिलीग्राम्स में होगी, ठीक है। जो डोज होगी ड्रग की वो मिलीग्राम्स में होगी पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। क्या रिप्रेजेंट होगा? mg/kg, ठीक है, mg पर kg। ये जो टेक्निक है ये उन पेशेंट्स के लिए यूज की जा सकती है जो कि हम इंडिविजुअलाइज पेशेंट्स बोलते हैं, जिनका वेट 50 से 100 kg के बीच में है, ठीक है। अब ओबीज पेशेंट्स हैं, ओबीज पेशेंट्स मतलब जो कि मोटापे से ग्रस्त हैं, जिनके अंदर फैट डिपोजिशन ज्यादा है, उन पेशेंट्स को बोलते हैं ओबीज पेशेंट्स, ठीक है। ओबीज पेशेंट के अंदर, स्मॉल चिल्ड्रंस के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर, और माल नरिश्ड इंडिविजुअल्स। माल नरिश्ड इंडिविजुअल्स कौन से होंगे? माल नरिश्ड का मतलब जिनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, प्रॉपर एनर्जी नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, प्रॉपर आयरन नहीं है। जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को एनर्जी देते हैं, अगर उनमें से किसी भी चीज की कमी है तो उसको बोलेंगे माल नरिश्ड, ठीक है। अब ये जो ऑप्शंस हैं, ओबीज एडल्ट्स, स्मॉल चिल्ड्रन और माल नरिश्ड इंडिविजुअल्स, इनके लिए इस तरीके से डोज नहीं कैलकुलेट होगी जो मिलीग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है कि बॉडी वेट इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग ड्रग की डोज को कैलकुलेट करना है। उससे क्या होगा? एज ए रिजल्ट मेडिकेशन कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन depends on the amount of medicine administered in proportion to the body size. मेडिकेशन कंसंट्रेशन मतलब ड्रग का कंसंट्रेशन, कितनी क्वांटिटी या कितनी ड्रग पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच रही है। यहां साइट ऑफ एक्शन कौन सी जगह है? जहां पे हमें उस ड्रग की जरूरत है, ठीक है। जब ये क्वांटिटी हम कैसे चेक करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितनी ड्रग कितनी साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचानी है? इसको हम कैलकुलेट करेंगे बॉडी साइज के अकॉर्डिंग। बॉडी साइज का मतलब सरफेस एरिया। अभी मैं आपको आगे फॉर्मूलाज बताऊंगा कि सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कैसे डोज को कैलकुलेट करते हैं, या बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। थिन और ओबीज एडल्ट्स, थिन मतलब जो लोग पतले हैं, जिनका बॉडी वेट एज कंपेयर टू देयर एज या हाइट कम है या रिड्यूस फॉर्म में है, उनको बोलेंगे थिन। और ओबीज जो कि मोटापे से ग्रस्त हैं, उनके केस में भी डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट 100% पड़ती है। अब बेस्ड ऑन द बॉडी वेट मेडिकेशन डिसाइड करती है कि कितनी डोज देनी है, किसके अंदर? चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है। चिल्ड्रंस की मेडिकेशन जो डोज है, चिल्ड्रंस के लिए जो ड्रग की डोज है वो वेट के अकॉर्डिंग होगी, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग होगी, रेदर देन एज, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है वाइल डिस्पेंसिंग द ड्रग डोज, कि कितनी डोज हमें बॉडी के अंदर पेशेंट को देनी है, तो उसके लिए बॉडी वेट को भी कंसीडरेशन में रखना जरूरी है। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको पहले बताया था कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग की डोज को डिसाइड करने के लिए। कैसे? हमने कहा अगर हम ड्रग ले रहे हैं मुंह के द्वारा, ठीक है, अगर हमने ड्रग ली माउथ से, तो कौन सा रूट है? ओरल रूट। अगर हमने ड्रग को अप्लाई किया स्किन के ऊपर, तो कौन सा रूट है? ट्रांसडर्मल। अगर हमने ड्रग को आई के लिए लिया, तो कौन सा रूट है? ऑक्यूलर। अगर हमने ड्रग को सीधा इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया,
चाहे इंट्राविनस दिया या इंट्रामस्कुलर दिया, तो वो कौन सा रूट होगा? अगर हमने इंजेक्शन के थ्रू ड्रग दी तो वो रूट होगा पेरेंट्रल। चाहे रूट कोई सा भी हो, ठीक है, चाहे आप ओरल ले रहे हो, ट्रांसडर्मल ले रहे हो, ऑक्यूलर ले रहे हो, पेरेंट्रल ले रहे हो, रूट कोई भी हो, ड्रग अल्टीमेटली आपके टारगेट साइट तक पहुंचेगी जहां पे उसको अपना असर दिखाना है। बस एक ही चीज का फर्क पड़ेगा, अगर हमने पहले मुंह के थ्रू ली, ओरल रूट के थ्रू हमने ड्रग ली, तो उसका सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने का जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेरेंट्रल रूट। क्यों? क्योंकि हमने पेरेंट्रल रूट में क्या किया, इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को डायरेक्टली किसमें दिया, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जब हमने पेरेंट्रल की बात की तो ड्रग जो है डायरेक्टली किसके अंदर गई, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और ओरल रूट के द्वारा ड्रग पहले कहां गई, स्टमक के अंदर गई, वहां जाके डिसइंटीग्रेट हुई, डिसइंटीग्रेट होने के बाद फिर वो एब्जॉर्ब हुई किसके अंदर, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या था, ब्लड स्ट्रीम, जहां पे ड्रग पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मूव करेगी और फिर पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचेगी। ये जो टाइम पीरियड का प्रोसेस था, जितना टाइम ड्रग ने माउथ से लेने के बाद स्टमक में वो डिसइंटीग्रेट होने में लगाया, उस टाइम पीरियड को बचाने के केस में हम लोगों ने क्या किया, ड्रग को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया, किसके थ्रू, पेरेंट्रल के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू। अब जो डोज हमें ओरल रूट के द्वारा दी, ठीक है, जो क्वांटिटी हमने ओरल रूट के द्वारा दी, उस क्वांटिटी को हमें कम करना पड़ेगा जब हम इंजेक्शन की फॉर्म में लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली ड्रग को सीधा सीधा ब्लड स्ट्रीम में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, हम सीधा सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर उसको डाल रहे हैं। तो जो ड्रग की डोज होगी एज कंपेयर टू माउथ, क्योंकि कुछ क्वांटिटी ड्रग की स्टमक में रह जाएगी जो कि ब्लड बायोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण क्या होगा, जितनी डोज चाहिए उस डोज को बॉडी के अंदर हम नहीं पहुंचा पाएंगे, उस पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन तक हम नहीं दे पाएंगे। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, डोज की क्वांटिटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। जो क्वांटिटी हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी ओरल रूट में, वही क्वांटिटी हमें रिड्यूस करके लेके जानी पड़ेगी पेरेंट्रल के केस में। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम तक लेके जा रहे हैं, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो डायरेक्टली ब्लड में हो रहा है, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में हो रहा है। जो थेराप्यूटिक एफिकेसी, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जो इफेक्ट आना चाहिए उस पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन तक, वो टाइम पीरियड बचाएगा जितना ड्रग ने स्टमक में रहने का लिया, डिसइंटीग्रेट होने का लिया। उस टाइम पीरियड को बचाने के केस में हम पेरेंट्रल जो देंगे वो इमीडिएट असर दिखाना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी ब्लड स्ट्रीम से मेडिकेशन पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन तक बहुत स्पीडली पहुंच रही है, जिसके कारण जो थेराप्यूटिक एफिकेसी है या जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उस पर्टिकुलर ड्रग का, वो बेटर रिस्पॉन्स देगा एज कंपेयर टू अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप देखेंगे इंट्रावेनसली ड्रग्स, इंट्रावेनस मतलब आईवी, जो ड्रग्स आईवी के थ्रू बॉडी के अंदर दी गई वो सीधा कहां पहुंची, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। जितनी क्वांटिटी हम ड्रग की देना चाहते हैं वो सारी की सारी ब्लड में डायरेक्टली पहुंची सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, जिसके कारण मेडिकेशन इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट तो ड्रग का इंक्रीज हुआ, ठीक है, ड्रग ने असर अपना जल्दी दिखाया, लेकिन ड्रग की टॉक्सिसिटी होने की संभावनाएं भी इस केस में ज्यादा होती हैं। इसीलिए ओरल रूट को फॉलो करने के लिए जनरली पेशेंट्स के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत कम केसेस होंगे जहां पे पेशेंट ओरल रूट के थ्रू मेडिकेशन नहीं ले पा रहा है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, उसे ओरल रूट से वो मेडिकेशन नहीं ले सकता, वहां पे डॉक्टर मैक्सिमम केस में प्रिस्क्राइब करते हैं इंजेक्शंस या फिर पेरेंट्रल्स, ठीक है। जब हमने डायरेक्टली ड्रग को पहुंचाया किसने, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने के बाद एक्शन तो बहुत स्पीडली हुआ, लेकिन
ड्रग के टॉक्सिसिटी होने की संभावनाएं भी एनहांस हुई। ठीक, तो इसीलिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ड्रग की डोज को फाइनलाइज करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहां पे हम ये कहेंगे कि जो मेडिकेशन हमें लेनी है, जो दवाई हमें लेनी है, डॉक्टर हमें पहले बताता है या फार्मासिस्ट हमें गाइड करता है कि दवाई जो लेनी है वो खाली पेट लेनी है या खाना खाने के बाद लेनी है। खाली पेट लेने से हमें क्या नुकसान होगा और खाना खाने के बाद हमें लेने से क्या फायदा होगा, या खाली पेट लेने से हमें क्या बेनिफिट होगा और खाना खाने के बाद लेने से हमें क्या नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है ड्रग टू ड्रग के ऊपर। जब हम एम्प्टी स्टमक होंगे, जब हम खाली पेट होंगे, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है ना वो थोड़ा सा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि उस स्टमक के अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ एसिड मिलेगा और एंजाइम्स मिलेंगे। जब एसिड और एंजाइम्स उस ड्रग के ऊपर या उस मेडिकेशन के ऊपर अटैक करेंगे या उसका डिसइंटीग्रेट करेंगे तो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस फास्ट होगा। जब डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस फास्ट हो रहा है तो उस टाइम पीरियड पे ड्रग पार्टिकल्स हैं वो जल्दी अपने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, वो उनका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो स्पीडली इंक्रीज करेगा जब स्टमक के अंदर कोई भी फूड मटेरियल या फूड कंटेंट अवेलेबल नहीं है। फूड जब स्टमक में होगा तो वो क्या करेगा, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को स्लो करेगा। ठीक है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को स्लो करेगा। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि जो पोटेंट ड्रग्स हैं, पोटेंट ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं, जिनकी डोज हमें कम रखनी है जिससे कि बॉडी के अंदर जाके वो अपना इफेक्ट दिखाएं। अगर हम उनकी डोज को ज्यादा पहुंचा देते हैं, जिन ड्रग की डोज हम ज्यादा पहुंचाने के ऑप्शन पे आ जाते हैं और वो ड्रग फिर बॉडी के अंदर जाने के बाद टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसीलिए जितनी भी पोटेंट ड्रग्स हैं जिनकी डोज हमें कम रखनी है वो हमें खाना खाने से पहले देनी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा देर तक वो ब्लड के जल्दी से जल्दी वो ब्लड में पहुंचे और अपना असर दिखाए। ज्यादा देर तक वो स्टमक के अंदर ना रहे। जितनी देर तक वो स्टमक के अंदर रहेगी हो सकता है वो अपना कोई ना कोई अदर इफेक्ट जो कि हमें नहीं चाहिए वो वहां पे रिप्रोड्यूस करे। और उसके बाद आता है जितनी भी इरिटेंट ड्रग्स हैं जो कि स्टमक में इरिटेशन कॉज कर सकती है। इरिटेशन मतलब जलन कॉज कर सकती है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती हैं, डिस्कंफर्ट दे सकती हैं, मतलब आपको कोई ना कोई स्टमक में परेशानी दे सकती हैं। उस केस में हम उनको कहते हैं कि आप वो खाना खाने के बाद लें जिससे कि ड्रग का जो इफेक्ट है वो क्या हो, कम हो जाए या डाइल्यूट हो जाए। अब इसके केस में एग्जांपल्स में बोलते हैं आयरन, आर्सेनिक और कोड लीवर ऑयल। ये हमें कब देनी है? खाना खाने से के बाद देनी है। एंटासिड्स खाना खाने से पहले देना है। एंटासिड पहले क्यों देना है? जिससे कि एंटासिड क्या है, बेसिक कंपोनेंट है। बॉडी के स्टमक के अंदर क्या है, एसिड है। जब एसिड के साथ बेस मिलेगा तो वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो हमारी जो बॉडी के अंदर की एसिडिटी है या स्टमक में जो एसिडिटी है वो हमारी न्यूट्रलाइज फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आप एक चीज का ध्यान रखें, एनवायरमेंट क्या है, सराउंडिंग। जिस जगह हम दवाई को ले रहे हैं, जिस टाइम पे हम दवाई को ले रहे हैं, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जब हमने कहा कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक में दो टाइम पीरियड्स होते हैं, डे टाइम और नाइट टाइम। यहां पे आप एक चीज का देखें कि डे टाइम कौन सा है, जो दिन का टाइम है, नाइट टाइम कौन सा है, जो रात का टाइम है।
अगर हम आपको वो ड्रग्स जिसको लिए हम कहते हैं कि रात बनी है सोने के लिए, दिन बना है काम करने के लिए, अगर कोई ड्रग हम कहें कि हमें डिप्रेसिव फॉर्म में लाने के लिए जरूरी है, या सेडेशन देने के लिए जरूरी है, या नींद की दवाई देने के लिए जरूरी है, या जो हमें नींद ला सकती है दवाई, वो दवाइयां हम दिन में नहीं देंगे। दिन में क्यों नहीं देंगे? क्योंकि दिन का टाइम सोने का नहीं है, सबको पता है। तो दिन में सोना अगर पेशेंट को है, या दिन में सेडेटिव इफेक्ट उस ड्रग का लाना है, तो जो डोज होगी वो एज कंपेयर टू नाइट की डोज से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दिन में नींद नहीं आती है, ठीक है। और उस टाइम पे आप अपनी बॉडी को जबरदस्ती कहे कि नहीं सो जा भाई सो जा, लेकिन वो नहीं मानेगा, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक हर एक की सेट है। डे टाइम इज फॉर द वर्किंग एंड नाइट टाइम इज फॉर द स्लीपिंग। इसीलिए ये बोलते हैं जो हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, जो सेडेशन कॉज करती हैं, वो डे टाइम में लेस इफेक्टिव है, ठीक है, लेकिन नाइट टाइम में वो उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है कि उनकी स्मॉल से स्मॉल डोज उनको इफेक्ट बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी बताया था डार्कनेस नाइट का जो टाइम पीरियड है वो किसके लिए है? स्लीपिंग के लिए है। तो जितने भी हिप्नोटिक्स हैं जो सेडेशन कॉज करते हैं, क्या कॉज करते हैं? सेडेशन। सेडेशन का मतलब स्लीपीनेस। जितनी भी ड्रग्स हैं जो कि स्लीपीनेस या सेडेशन कॉज करते हैं, वो नाइट टाइम में ज्यादा इफेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू डे टाइम। अब जितने भी बार्बिचुरेट्स हैं, या जब हम कह सकते हैं डे टाइम में जो भी ड्रग्स दी जाएगी जिसके थ्रू स्लीप को इंड्यूस करना है, मतलब सोने के प्रोसेस को लाना है, नींद लानी है, उनकी जो डोज है एज कंपेयर टू नाइट टाइम वो ज्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स काउंट करते हैं कि हमें डोज को कैसे मेंटेन करना है, या कौन सी ड्रग के लिए कितनी डोज हमें रखनी है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर को भी कंसिडरेशन में लाने की जरूरत है। अब नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ डिजीज। मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोई बीमारी प्रेजेंट है, तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत हमें ज्यादा है कि कितनी डोज देनी है, कौन सी ड्रग देनी है। ड्रग का क्यों ध्यान रखना है? जिससे कि हमें यह पता हो कि जो दवाई हम देने जा रहे हैं और पेशेंट वो पहले से कोई और दवाई ले रहा है, जिसकी वजह जो पहले से उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डिजीज उसकी बॉडी में अवेलेबल है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी वो मेडिकेशन ले रहा है, और हम उसे दूसरी बीमारी के लिए, दूसरी प्रॉब्लम के लिए जो मेडिकेशन दे रहे हैं वो बॉडी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ रिएक्शन उनकी नहीं होनी चाहिए। अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा? जो इफेक्ट हम चाहते हैं कि पेशेंट के अंदर उस पर्टिकुलर मेडिकेशन से आए, वो आने की बजाय कोई ना कोई साइड इफेक्ट या कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट वहां पे रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम इसमें एग्जांपल्स कुछ बताता हूं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है एक, एलकोर्डिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्टमक के अंदर HCl का जो सिक्रीशन है, स्टमक में क्या है? HCl का सिक्रीशन स्टमक के अंदर कम हो जाता है, ठीक है, जिससे कि एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, जैसे एलकोर्डिया का एग्जांपल ले रहे हैं, इसके अंदर HCl की जो क्वांटिटी है, HCl जो बन रहा है स्टमक में, वो कम बनता है, जिसके कारण एस्पिरिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होगा। दूसरे केस में मैंने आपको बताया था लीवर और किडनी, यही दो मेटाबॉलिक ऑर्गन्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर लीवर की कोई डिजीज है, जैसे लीवर सिरोसिस ही है, तो जो ड्रग्स है, मॉर्फिन हो गई, पेंटोबार्बिटोन हो गई, इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो रिड्यूस होगा। मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होने से क्या होगा? जब मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होगा तो बॉडी के अंदर से उसका एक्सक्रीशन नहीं होगा, ठीक है।
एक्सक्रीशन कम होगा तो ड्रग के साथ क्या केस आएगा, वो बॉडी के अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। जब वो बॉडी के अंदर इकट्ठी होगी तो क्या होगा, कोई ना कोई साइड इफेक्ट और कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट वो रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर में आता है किडनी डिजीज। अगर कोई किडनी डिजीज है तो जो एक्सक्रीशन होगा बॉडी में से वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण जो ड्रग की डोजेज हैं उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, जिसके कारण एक्सक्रीशन स्लो हो रहा है। तो जो डोज हमें देनी है किसी भी ड्रग की उसको हमें कम करना पड़ेगा, जिससे कि उतनी ही डोज दी जाए जितना किडनी उसको मेटाबोलाइज करके बॉडी से एक्सक्रीट कर पाए। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स कंसिडर की जा सकती हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स किया जा सकता है, डाइजॉक्सिन किया जा सकता है और फिनोबार्बिटोन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर एक्यूमुलेशन। मैंने अभी बताया था एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है, बॉडी के अंदर हम ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी मेडिकेशन जो हम बॉडी के अंदर किसी भी डिजीज के लिए प्रोवाइड करने लग रहे हैं, उस केस में जो हमारे ड्रग्स हैं वो बार बार एडमिनिस्टर की जा रही हैं। बार बार मतलब जैसे एक आपको छोटा सा फैक्टर बताता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ड्रग कैसे काम करती है, ये हुआ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ये हुआ टाइम। जब भी हम कभी कोई मेडिकेशन दे रहे हैं तो सबसे पहले ड्रग 0 से उठ के ऊपर तक जाएगी, फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जहां पे उस मेडिकेशन ने अपना कंप्लीट इफेक्ट दिखा दिया है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी से रिड्यूस होती जाएगी। फिर जब हमें पता चल गया कि ड्रग हमारी रिड्यूस फॉर्म में आ रही है, ड्रग बॉडी में धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो लेकिन बीमारी के लिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि एक ही डोज से हमारा काम चल जाएगा। हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम दूसरी डोज भी दें, जिससे कि ये एक मिनिमम एमईसी के बारे में बताया था आपको, या अब दोबारा बताया था। एमईसी का मतलब है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, कि कम से कम इतनी ड्रग बॉडी के अंदर होनी ही चाहिए जिससे कि वो अपना असर दिखा सके। एमएससी का मतलब है मैक्सिमम सेफ इफेक्ट कंसंट्रेशन, कि इससे ज्यादा अगर बॉडी के अंदर जो ड्रग जाती है तो वो अपना एडवर्स इफेक्ट दिखाएगी ही दिखाएगी। जब हमारी ड्रग रिड्यूस हो रही है, एमएससी से नीचे जाएगी, उससे पहले हमें एक डोज और देनी पड़ेगी जो ड्रग की कंसंट्रेशन को रिड्यूस ना होने दे और फिर से वो अपने पीक लेवल तक पहुंचे। फिर वो रिड्यूस होगी, फिर हमें ध्यान रखना है कि वो नीचे तक ना आए, फिर हम तीसरी डोज दें जिससे कि उसकी कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। ये जो ड्रग की क्वांटिटी है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुई है या एब्जॉर्ब होने के बाद मेटाबोलाइज नहीं हो पाई है, उस केस में जब रिपीटेटिव डोजिंग होगी तो बॉडी के अंदर जो ड्रग मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीट नहीं हो पा रही है, उस केस में क्या होगा, वो ड्रग बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। रिपीटेटिव डोज से बॉडी के अंदर जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जब बॉडी के अंदर ड्रग का एक्यूमुलेशन होता जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रही है, तब वो ड्रग क्या रिप्रेजेंट करेगी, अपने साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट बोल सकते हो, एडवर्स इफेक्ट्स बोल सकते हो। एडवर्स इफेक्ट्स वो इफेक्ट्स होते हैं जो बॉडी को चाहिए ही नहीं, ठीक है। जो असर हमें चाहिए वो होना, वो ड्रग हमें वही असर दे, अगर ड्रग हमें वो असर देती ही नहीं जो
हमें चाहिए वो इफेक्ट दे ही नहीं रही है, तो वो कौन सा इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगी? एडवर्स इफेक्ट शो करेगी, साइड इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, इसमें हम ये बोल सकते हैं सम ड्रग प्रोड्यूसेस द टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब बॉडी के अंदर वो इटसेल्फ में टॉक्सिन्स प्रिपेयर करना शुरू कर देगी जो बॉडी के लिए जानलेवा या हानिकारक होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ड्रग्स हैं वो इटसेल्फ में ड्रग्स से बड़ा पॉइजन आज तक कभी बना ही नहीं। ठीक है, तो जो ड्रग्स हैं वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे अगर उनको हम रिपीटेड फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन उनका बॉडी से एक्सक्रीशन प्रॉपरली टाइम से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो लॉन्ग टाइम तक उनका यूज बॉडी के अंदर ड्रग को एक्यूमुलेट करता रहेगा और अपना टॉक्सिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल इसमें डिजिटलिस का दिया हुआ है और एमेटिन का दिया हुआ है। ठीक है, हैवी मेटल्स भी हैं जो बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिक इफेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो स्लो है। ठीक, उसके बाद आता है इफेक्ट एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट का मतलब है जब भी कभी हम 2 ड्रग्स ले रहे हैं, कितनी ड्रग्स ले रहे हैं? 2 ड्रग्स ले रहे हैं। हम किसी भी पेशेंट को 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारी एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ मिलके वो इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रही है, अपना भी इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रही है और दोनों ड्रग्स अपना अपना इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पे हमने क्या कहा? 1 ड्रग प्लस 1 ड्रग गिव्स 2 ड्रग इफेक्ट। अगर दोनों ड्रग के इफेक्ट्स को हम ऐड कर दें, ठीक है, वहां पे जो इफेक्ट आएगा उसको बोलेंगे एडिटिव इफेक्ट। जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी वो दोनों की इफेक्ट को जोड़ के एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देगी। ठीक है, इसमें हम पढ़ सकते हैं एडिटिव इंपैक्ट अकर्स व्हेन द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ 2 और मोर मेडिसिन्स are combined is equal to their total of the separate action। एक ड्रग का एक्शन प्लस दूसरे ड्रग का एक्शन इज इक्वल टू दोनों ड्रग के एक्शन। इसको आप बोलेंगे एडिटिव इफेक्ट। ये जनरली हम लोग किन से केस में फॉलो करते हैं? अस्थमा के केस में। ठीक है, जिसमें हम एफेड्रीन और एमिनोफाइलिन दोनों को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये दोनों मिलके अस्थमा में बेटर रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं। सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म का मतलब है कि अगर हमने एक या एक से ज्यादा ड्रग्स ले रखी हैं अपनी मेडिकेशन के अंदर, एक या एक से ज्यादा ड्रग्स ले रखी है मेडिकेशन के अंदर, तो उस केस में एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को इंक्रीज कर दे या एनहांस कर दे। सपोज कीजिए हमने 2 ड्रग्स ली या 3 भी ले सकते, 2 ड्रग्स का एग्जांपल आप ले लीजिए। फर्स्ट ड्रग प्लस सेकंड ड्रग। 2 ड्रग्स, जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को एनहांस करे, जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को इंक्रीज करे, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनर्जिज्म। क्या बोलते हैं? सिनर्जिज्म। जब हमने 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन लिया जिसमें हमें मालूम है कि एक ड्रग जो है वो दूसरे ड्रग के इफेक्ट को एनहांस करेगी या इंक्रीज करेगी, उस केस में उस इफेक्ट को बोलेंगे सिनर्जिज्म। व्हेन डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट, जो हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए या थेराप्यूटिक एक्शन हमें चाहिए, वो एक ड्रग से मिलना मुश्किल हो रहा है।
ठीक है। एक ड्रग जो है जितना हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए वो एक ड्रग नहीं हमें दे पा रही है, तो वहां पे हम एक से ज्यादा और ड्रग भी यूज करेंगे। ठीक है। जब हम दो ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो एक ड्रग की प्रेजेंस दूसरे ड्रग के इफेक्ट को इंक्रीज करेगी, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एनहांस होगा, उसका थेरापेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनर्जिज्म। एग्जाम्पल में हम लेंगे प्रोकेन और एड्रेनलिन। ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, एड्रेनलिन जो है वो प्रोकेन के इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी एनहांस होती है। नेक्स्ट फैक्टर है एंटागनिज्म। जैसे मैंने आपको सिनर्जिज्म के बारे में बताया था कि जब हम कॉम्बिनेशन में दो ड्रग्स ले रहे हैं एक ड्रग का इफेक्ट को एनहांस करने के लिए, तो एंटागनिज्म का उसका जस्ट अपोजिट है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दो ड्रग्स या दो से ज्यादा ड्रग्स प्रेजेंट हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म में, तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। एक ड्रग की प्रेजेंस दूसरे ड्रग के इफेक्ट को डिक्रीज कर रही है, उस प्रोसेस को बोलेंगे एंटागनिज्म। यहां पे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, व्हेन एसिड पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब बॉडी के अंदर एसिड की पॉइजनिंग हो रही है, उसको जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से ट्रीट करेंगे, अल्कलाइन इफेक्ट ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड पॉइजनिंग। ठीक है। जब दो ड्रग्स एक साथ इस्तेमाल की जा रही हैं अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक ड्रग की एक्टिविटी दूसरे ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगी। उस प्रोसेस को बोलेंगे एंटागनिज्म। नेक्स्ट फैक्टर आता है आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी को हम एलर्जी भी बोलते हैं और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस भी बोलते हैं। ये होती क्या है? आइडियोसिनक्रेसी इज आल्सो कॉल्ड एज एलर्जी। एलर्जी के साथ हम इसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। ये वो रिस्पॉन्स है जो ड्रग बॉडी के अंदर जाने के बाद एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स प्रोसेस कर रही है। जो रिस्पॉन्स हमें ड्रग से चाहिए, जो इफेक्ट, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमें ड्रग से चाहिए, वो ड्रग वो इफेक्ट नहीं दे रही है, लेकिन उसके अलावा बॉडी के अंदर जाके वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट को शो कर रही है। उस प्रोसेस को बोलेंगे आइडियोसिनक्रेसी। नेक्स्ट फैक्टर है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है? यहां पे हम टॉलरेंस के केस में एक चीज आपको बताने का ऑप्शन रखेंगे कि टॉलरेंस का मीनिंग है कि जो ड्रग पार्टिकल्स हमने इनकॉर्पोरेट की है, जो डोज हमने पेशेंट को दी है, ठीक है, वो बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका नॉर्मल रिस्पॉन्स जो हमें चाहिए वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसकी जो डोज है वो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट हो रही है। क्यों एक्यूमुलेशन होगा? क्योंकि एक्सक्रीशन प्रॉपरली नहीं होगा, लीवर या किडनी कहीं ना कहीं प्रॉपरली वर्किंग नहीं होगी। तो उस केस में हमें उस डोज का जो इफेक्ट है, जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो चुकी है, उसके लिए जो डोज है वो हमें एक्स्ट्रा ही देनी पड़ेगी, जिससे कि वो अपना नॉर्मल थेरापेटिक इफेक्ट रिप्रेजेंट कर सके। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ड्रग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो उससे इकट्ठे होने के बाद उनका इफेक्ट होना कम हो गया है, जिसके कारण बॉडी में जो ड्रग है वो इकट्ठी होती जा रही है,
ना तो एक्सक्रीट हो रही और वो बॉडी में इकट्ठी होती जा रही है, जिसके कारण बॉडी का एक टॉलरेंस मैकेनिज्म तैयार हो गया है कि हाँ, अगर हमें इफेक्ट चाहिए तो हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ डोज रिक्वायर्ड है। जैसे एग्जांपल के केस में आपको बताता हूं, स्मोकर्स कैन टॉलरेट निकोटीन। जितने भी स्मोकर्स हैं जो सिगरेट्स वगैरह पीते हैं या स्मोक करते हैं, वो निकोटीन की एक्स्ट्रा क्वांटिटी को भी टॉलरेट कर सकते हैं। अल्कोहलिक कंटेंट जो होते हैं, जो लोग अल्कोहल का इंटेक करते हैं, वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल को भी टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेंस जो है वो 2 टाइप का होता है, ट्रू टॉलरेंस और स्यूडो टॉलरेंस। ट्रू टॉलरेंस क्या होता है? वो ओरल और पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जब हम ड्रग का करेंगे तो वहां पे जो टॉलरेंस प्रेजेंट होगा वो होगा ट्रू टॉलरेंस। नेक्स्ट है स्यूडो टॉलरेंस। जब हम ओरल रूट के द्वारा ही ड्रग को बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, वहां पे जो टॉलरेंस डेवलप होगा वो होगा स्यूडो टॉलरेंस। ट्रू टॉलरेंस में क्या था? ओरल और पेरेंट्रल। स्यूडो में क्या है? सिर्फ और सिर्फ ओरल। नेक्स्ट फैक्टर है टैकीफाइलैक्सिस। ठीक है, टैकीफाइलैक्सिस का मीनिंग है जब हम किसी भी ड्रग की रिपीटिव डोजिंग कर रहे हैं। रिपीटेड डोजिंग का मतलब जब हम ड्रग की डोज को बार बार बॉडी के अंदर दे रहे हैं या पेशेंट को दे रहे हैं, तो जो सेल्स हैं या जो रिसेप्टर्स हैं जहां पे ड्रग जाके एब्जॉर्ब हो रही है, ड्रग जाके अपना इफेक्ट दिखा रही है, वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है जो कि पेशेंट के लिए जरूरी है, वो आना डिक्रीज हो जाता है। क्यों? इसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। ड्यू टू रिपीटेटिव डोजिंग, जब डोज आपकी बार बार बॉडी के अंदर दी जा रही है और जिस रिसेप्टर पे वो अपना इफेक्ट दिखा रही है, वो रिसेप्टर उसको रजिस्ट करने लग गया है, उसके या वो रिसेप्टर ब्लॉक हो गया है, जिसके कारण जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है जो हमें चाहिए, जिसके कारण हमने ड्रग को दिया है, वो आ ही नहीं रहा है या वो कम हो गया है। उस कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखते हुए डोज को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट रहती है, या ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण डोज इफेक्ट होती है। टैकीफाइलैक्सिस और एक्यूट टॉलरेंस। टैकीफाइलैक्सिस और एक्यूट टॉलरेंस ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो मेडिकेशन दी जा रही है उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या उनका जो थेरापेटिक एक्टिविटी है या थेरापेटिक एफिकेसी है, वो रिड्यूस हो रही है, मतलब उनका एक्शन कम आ रहा है। और एक और चीज का इसमें ध्यान रखना है कि जो हमने कहा कि रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो गया है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है। क्या है? ये रिवर्स नहीं हो सकता। क्या हम ये कहें कि कुछ टाइम पीरियड के बाद वो जो रिसेप्टर्स हैं वापस से ओपन हो जाएंगे और ड्रग की डोज हम वापस से उस ड्रग को दे पाएंगे? ऐसा नहीं होता। इसमें एक ही कहानी होगी कि जब हमारे रिसेप्टर्स उस पर्टिकुलर ड्रग से ब्लॉक हो गए हैं, रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, तो वहां पे हमें ड्रग और डोज दोनों ही चेंज करनी पड़ेंगी। इसका एग्जांपल में हम कह सकते हैं, जब हम रिपीटेटिव डोज दे रहे हैं किसकी? एफेड्रिन की। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा में जब अस्थमा में हम एफेड्रिन की रिपीटेटिव डोज दे रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम आएगा, उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही लेस रहेगा। नेक्स्ट फैक्टर है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस क्या है? जब बॉडी के अंदर वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, हमारी बॉडी में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, आयरन, ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के अंदर,
इनका वाटर के साथ एक बैलेंस होता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। अगर कोई भी आयन या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसकी क्वांटिटी अप एंड डाउन फॉर्म में आती है, अप एंड डाउन मतलब या तो बढ़ जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी, तो और दूसरी चीज वाटर इलेक्ट्रोलाइट के साथ एसिड बेस, एसिड बेस मतलब हमारी बॉडी के अंदर एसिड भी अवेलेबल है और हमारी बॉडी के अंदर बेस भी अवेलेबल है। जब इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस ये दोनों ही कहीं ना कहीं जब डिस्टर्ब होंगे बॉडी के अंदर, तो वहां पे क्या आएगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा और बॉडी के अंदर कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल फैक्टर मॉडिफाई होगा ही होगा। किस कारण से, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस, इसके कारण कोई ना कोई बॉडी की फंक्शनिंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी ही होगी। जब हम यहां पे बात कर रहे हैं सैलिसिलेट्स की, सैलिसिलेट्स यूज किए जाते हैं बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस डाउन करने के लिए। सैलिसिलेट्स में कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में आते हैं, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड के और कौन एंटीपायरेटिक इफेक्ट है इसका, पैरासीटामोल का जो बेसिक मॉइटी है वो सैलिसिलिक एसिड ही है। ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, नॉर्मल कितना 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर बॉडी का टेम्परेचर हमारा नॉर्मल है तो उस केस में अगर हम कोई भी एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे या सैलिसिलेट ही देते हैं तो वो अपना असर नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी, क्योंकि बॉडी का इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस दोनों ही ठीक ठाक हैं। जरूरत ही नहीं है, जब बॉडी का टेम्परेचर एनहांस ही नहीं है तो फिर वो कहां से अपना इफेक्ट दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। ये तो थे सारे फैक्टर्स जो कि हमारी डोज को इफेक्ट कर रहे थे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें उन पर्टिकुलर डोज की कैलकुलेशंस को लेना था कि भाई ये फैक्टर्स हैं जिसके जो हमारी ड्रग की डोज को इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे डोज को कैलकुलेशन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के थ्रू हम डोज को कैलकुलेट करते हैं। डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इन्वर्सली भी हो सकती है। डोज को हमें जब कैलकुलेशन लाएंगे तो कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और उनको हमें याद करके चलना है, जिससे कि आगे हमें वो रिस्पॉन्स देने में या हम किसी भी चीज़ में जब काम करें या हम फार्मासिस्ट फॉर्म में आए तो हमें मालूम हो कि अगर हमें डोज कैलकुलेट करनी है तो कौन सा फॉर्मूला किस इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट के साथ हमें यूज करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है यंग्स फॉर्मूला। ठीक है, यंग्स फॉर्मूला किसके लिए यूज किया हुआ है, चिल्ड्रंस के लिए जिनकी एज 12 साल से नीचे है। ठीक है, यंग्स फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा, चिल्ड्रंस के लिए यूज होगा जिनकी एज 12 साल से कम है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू, डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, यंग्स फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ, चिल्ड्रन जो कि 12 साल से नीचे हैं, और क्या फॉर्मूला है, एज इन ईयर्स अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। नेक्स्ट फॉर्मूला है डिलिंग्स फॉर्मूला। इसमें चिल्ड्रंस जिनकी एज 4 साल से 20 साल तक की है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम उनके लिए डोज कैलकुलेट कर सकते हैं जिनकी उम्र 4 साल से 20 साल तक है। उसके लिए फॉर्मूला है डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, डिलिंग्स फॉर्मूला 4 साल से 20 साल तक के बच्चों के लिए एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। नेक्स्ट आता है कॉलिंग्स फॉर्मूला। कॉलिंग फॉर्मूला है डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स प्लस 1 अपॉन 24 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, फ्रूट्स फॉर्मूला है, ये 12 साल से कम के लिए है। डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन मंथ्स
अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, जब हम एज की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूलेज हमें याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर हम बॉडी वेट के लिए बात करते हैं, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है क्लार्क्स फॉर्मूला। ठीक है, क्लार्क्स फॉर्मूला में है डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू वेट इन पाउंड। ठीक है, पाउंड क्या है, ये भी वेट मेजरमेंट की एक यूनिट है। वेट इन पाउंड अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक, दूसरा हम इसमें कह सकते हैं, जब हम पाउंड में ना लेके वेट, जब हम केजी में लेंगे तो इसी का सेम फॉर्मूला है, डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू वेट इन केजी अपॉन 68.2 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, जब हमारे ऑप्शन पे आया सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है, डोज ऑफ ए चाइल्ड इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड, किसमें, मीटर स्क्वायर में, अपॉन 1.7 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। ठीक, तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी डोज कैलकुलेशन डिपेंड करती है। क्या क्या है, एज, बॉडी वेट और बॉडी का सरफेस एरिया। ठीक है, आज के हमारे इस लेक्चर में हमने पोसोलॉजी को कवर किया है, और पोसोलॉजी के जो हमारे बेसिक पॉइंट्स थे वो एक बार रिवाइज कर देता हूं। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि पोसोलॉजी क्या होता है, दूसरा पढ़ा है हमने कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पोसोलॉजी को इफेक्ट करते हैं, टोटल 16 फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम किसी की पेशेंट के लिए डोज कैलकुलेट जब करते हैं तो कौन कौन से रिस्पॉन्सेस को हम ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला एज, दूसरा बॉडी वेट और तीसरा बॉडी सरफेस एरिया। तो आज हमने इसमें पोसोलॉजी में ये टॉपिक्स कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।